देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड की राजधानी रांची के बहुप्रतिष्ठित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का कल देर शाम केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और सांसद महुआ मांझी समेत कई दिग्गज गणमान्य भी उपस्थित रहे। और जानकारी के मुताबिक नितिन गडकरी ने रांची पहुंचकर सबसे पहले जाकिर हुसैन पार्क स्थित रातू रोड फ्लाईओवर के रैंप पर रिबन काटा, जहां उनके स्वागत में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। तो वहीं इसके बाद वो ओटीसी ग्राउंड स्थित फ्लाईओवर के रैंप के पास पहुंचकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आए। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं करते हुए 3800 करोड़ की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके अलावा उन्होंने 6000 करोड़ की लागत से बनने वाले आउटर रिंग रोड, सोहराई पेंटिंग, ई बस ड्रायल और 5500 करोड़ सड़क फंड की घोषणाएं भी की हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने इन परियोजनाओं को लेकर कहा कि झारखंड के विकास को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुबई में फंसे 15 मजदूरों की घर वापसी के लिए एक बड़ी पहल की है। ये मजदूर दुबई के मसाई कॉन्ट्रैक्टिंग एलएलसी कंपनी में कार्यरत थे और कथित तौर पर वेतन का भुगतान नहीं किए जाने की वजह से वो वहां पर फंसे हुए थे। इन मजदूरों ने एक वीडियो संदेश के जरिए राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। उन्होंने बताया था कि बार बार अनुरोध के बावजूद कंपनी से उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। वो जिन घरों में रह रहे हैं वहां पानी की आपूर्ति बकाया किराए के कारण बंद हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रम विभाग और राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी तथा उनके बकाया वेतन के भुगतान की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसके बाद विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और अबू धाबी में स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करके श्रमिकों के लिए भोजन, पानी और आवश्यक दैनिक सहायता की तत्काल व्यवस्था करने का अनुरोध श्रम विभाग ने किया है। गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद के रहने वाले सभी मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और श्रम नियंत्रण कक्ष के कहने पर ही दुबई की कंपनी ने श्रमिकों को अप्रैल के वेतन के रूप में 5,55,000 रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री की इस पहल से मजदूरों को जल्द ही अपने घर वापस आने की उम्मीद भी जगी है। झारखंड सरकार ने पंचायत सचिवालयों के स्थायी आधार सेवा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जिससे ग्रामीणों को आधार से संबंधित सेवाओं के लिए शहरों तक जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने बताया कि इससे राज्य में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं की पहुंच में सुधार होगा। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, जिससे इस पहल को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इस पहल से ग्रामीणों को आधार पंजीकरण और अद्यतन सेवाओं के लिए पंचायत सचिवालयों में ही सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें शहरों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे राज्य में डिजिटल सेवाओं की पहुंच और भी ज्यादा सशक्त हो जाएगी। झारखंड के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की जान को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। दरअसल गुरुवार की देर रात एक अनजान शख्स ने उन्हें जान से मारने की बात कही है। तो वहीं इरफान अंसारी की तरफ से अब तक इस मामले में कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य मंत्री फिलहाल राजधानी दिल्ली में मंत्री हफीजुल हसन के इलाज को लेकर ठहरे हुए हैं। इसके अलावा पुलिस की तरफ से भी इस मामले की जांच को लेकर कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है। रांची स्थित मौसम विभाग के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया है कि
झारखंड की राजधानी रांची समेत 9 जिलों में 9 जुलाई तक गरज के साथ भारी बारिश की संभावनाएं हैं। इन जिलों में रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, कोडरमा, गिरिडीह, देवगढ़ और जामताड़ा शामिल होंगे। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने में सलाह दी गई है। और शुक्रवार को इन जिलों में मानसून वाली बारिश का बड़ा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम की स्थिति पर नजर रखें और आवश्यक सावधानियां बरतें। और प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति में मदद के लिए प्रशासन तैयार खड़ा है। झारखंड के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कई जगहों पर छापेमारी की है। रिपोर्ट के अनुसार ईडी की टीम शुक्रवार यानी आज सुबह ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व विधायक से जुड़े 8 ठिकानों में छापेमारी के दौरान राजधानी रांची के हरमू मोड़ स्थित किशोरगंज में और हजारीबाग के बड़का गांव में उनके आवास पर भी पहुंची। ये पूरा मामला आरकेटीसी कंट्रोल ट्रांसपोर्टिंग से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जांच के अनुसार इस कंपनी पर झारखंड में बड़े पैमाने पर घोटाला करने का आरोप है। तो वहीं अंबा प्रसाद के निजी सहायक संजीव साव, मनोज दांगी, पंचम कुमार के बड़का गांव स्थित ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसे लेकर साल 2024 में 18 मार्च की तारीख को भी ईडी ने अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र, 7 परिजनों के ठिकानों पर रेड किया था। गौरतलब है कि उस दौरान हजारीबाग और आसपास के कुल 17 ठिकानों को जांच के दायरे में ले लिया गया था। जांच के बीच कार्यवाही में करीब 20 लाख रुपए नकद और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। जेएसएससी सीजीएल लीक मामले में झारखंड पुलिस के सीआईडी ब्रांच ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच के दौरान इस पेपर लीक के मास्टरमाइंड शशि भूषण दीक्षित समेत अन्य आरोपियों के मोबाइल से 28 उन अभ्यर्थियों के नाम हैं जिनमें प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया गया था। और रिपोर्ट की माने तो इनमें से 10 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल भी हो चुके थे। इसके साथ ही सीआईडी द्वारा जांच में यह भी पता चला है कि अभ्यर्थियों से सबसे ज्यादा वसूली जेल में बंद शशि भूषण दीक्षित ने की है, जिसके 2 बैंक खाते की डिटेल्स मिली हैं और इसमें 8 लाख रुपए से ज्यादा की रकम भी ट्रांसफर की गई है, जिसकी जमानत याचिका पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। आपको ये भी बता दें कि अन्य आरोपी मनोज कुमार के खाते में एक अभ्यर्थी ने यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। और जानकारी मिली है कि सीआईडी इस मामले में अब तक 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित हॉकी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में कल देर शाम राज्य खेल विभाग की मदद से हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित 15वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार भी उपस्थित रहे, जिन्होंने मंच से युवाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन के जरिए झारखंड में खेलों को नई ऊंचाई देने का ऐलान किया। तो वहीं खेल मंत्री ने एक्स पर भी इस कार्यक्रम से जुड़ी कई तस्वीरें साझा की और तस्वीरें साझा कर हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों को इस आयोजन के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। झारखंड के साहिबगंज में एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। आपको बता दें कि झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा रैक लोडिंग यार्ड में बीते गुरुवार की सुबह करीब 7:30 बजे एक बड़ी दुर्घटना टल गई है। हालांकि रेलवे विभाग को एक बड़ा नुकसान होने की खबर सामने आई है। दरअसल एक मालगाड़ी के रैक अचानक अनियंत्रित होकर खुद ब खुद लुढ़कने के बाद रेल की पटरी से उतर गए, मगर किसी की भी जान को क्षति नहीं पहुंची है। इस हादसे में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रैक में पत्थर लोड था, जो घटना के दौरान वहां खड़ी अवस्था में थी और
तभी मालगाड़ी की रैक अचानक से आगे की ओर लुढ़क गई और कई डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारियों ने तत्काल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राहत कार्य शुरू करवाया। अब रुक करते हैं बिहार का। भागलपुर के इशाक चक थाना क्षेत्र में श्रीराम इंटरप्राइज द्वारा भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से निर्माण स्थल से लोहे की छड़ों की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। बीती रात एक चोर लोहे की छड़ चोरी करते हुए पकड़ा गया। गार्ड ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया और विरोध करते हुए थप्पड़ भी जड़ दिए। लेकिन इस घटना के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो चला है। सुबह जब निर्माण कंपनी के कर्मचारी साइट पर पहुंचे तो स्थानीय लोग चोर के समर्थन में आ गए और कर्मचारियों से उन्होंने मारपीट भी शुरू कर दी। मारपीट के दौरान एक कर्मचारी को फ्लाईओवर से नीचे भी फेंक दिया गया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया है। इसके अलावा 2 से 3 और कर्मचारी भी इस घटना में चोटिल हुए हैं और घटना की जानकारी मिलते ही इशाक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भागलपुर सदर अस्पताल भेजा गया है। भागलपुर के सर्किट हाउस में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर सचिव जेड हसन ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है, जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की प्रगति और उनके प्रभाव की समीक्षा की गई है। इस बैठक में यह जानने का प्रयास किया गया है कि योजनाओं का लाभ वास्तव में अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंच रहा है या नहीं। ये योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा भी हुई है। इस समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। मदरसा के जो मुदर्रिस हैं, जो हेडमास्टर हैं, उनके साथ बैठक करें। बैठ करके बच्चों का जो डॉक्यूमेंट है जो पास किए मौलवी से या फिर फुकानिया इंटर वाले, वैसे बच्चों का एप्लीकेशन लेके PID बनाकर और सरकार का 15,000 का जो लाभ है वो निश्चित रूप से बच्चों को मिल जाए। क्योंकि अब हमारे पास आगामी चुनाव भी होना है 2025 का। MCC जैसे लागू होगा सारी राशि उस अवधि तक रुक जाती है, तो ये समय कम है और ये तत्परता से सभी पदाधिकारी को और मदरसा के जो मौलवी हैं वो अपने माध्यम से स्टूडेंट को अवगत करा दें कि वो बच्चा निश्चित रूप से समय पे जो डॉक्यूमेंट है, आधार है, मार्कशीट है, बैंक अकाउंट नंबर है, ये सभी लोग तुरंत लाके जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी भागलपुर के कार्यालय में जमा कर दें, ताकि पदाधिकारी इसको तुरंत PID बना के बच्चों के खाते में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार अडानी समूह के हितों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की जंगल, जमीन और खनिज संपदा को सौंप रही है। उन्होंने तमनार में अडानी समूह द्वारा जंगल की कटाई का निरीक्षण किया और पुलिस बर्बरता के शिकार ग्रामीणों से मुलाकात भी की। बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार बंदूक की नोक पर जंगल कटवा रही है और ग्राम सभा की अनुमति के बिना उत्खनन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में हसदेव अरण्य, तमोर, पिंगला और कोरबा के हाथी रिजर्व क्षेत्र के वनों में कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने का संकल्प लिया था, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई है। आज यदि अमृत भाई पढ़े लिखे है, सरपंच है, वहां मन के हक के लड़ाई लड़े पर बिहारी लाल जी हो, चाहे हमारे हरियर भैया हो, सब साथी मिले पाए के और के उन पढ़े लिखे जाना थे, कानून ल पढ़े देखा से थी सरकार को विरोध करत। लेकिन ये दिन कोई पढ़े लिखे नहीं रही, ते दिन कौन लड़ी? इस सरकार के आते सब अनपढ़ रहा है, बस 5 किलो राशन भर मिलाता है, उसके बाद खुश रहा है। 1,000 रुपये महतारी बंधन के मिलाता है, खुश रहा है। भले मनरेगा मत मिले, रसोई गैस 50 रुपये बाढ़ दे रहा है, बिजली झटका पड़त रहा है, बिजली बिल वो बढ़ जाए।
स्मार्ट मीटर लगी है तो तुम अपन अधिकार पर मत लड़ सको, जबकि कांग्रेस पंचायती राज भी लागू करीस, मनरेगा भी लागू करीस, पेशल भी लागू करीस। ये सब अधिकार आप लोग कांग्रेस शासन काल में मिले। रायपुर कलेक्ट्रेट में स्थित जनादर्शन कक्ष एक अनूठी पहल सामने आ रही है, जहां सप्ताह के 5 दिन आम नागरिकों की समस्याएं सुनी जाती हैं और उनका समाधान भी किया जाता है। इस कक्ष के माध्यम से अभय प्रताप सिंह जांगड़े नामक एक छात्र को निजी नर्सिंग कॉलेज की परीक्षा फीस में 50% छूट मिली है, जिससे उसके सपने को एक नई दिशा भी मिली है। अभय एक साधारण परिवार से आता है और नर्सिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है। उन्होंने जनादर्शन कक्ष में अपनी समस्याएं रखी, जिसके बाद कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कॉलेज प्रबंधन से बात कर उसको फीस में छूट दिलाई है। अभय ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कलेक्टर को धन्यवाद दिया है और कहा है कि अब वे परीक्षाएं दे पाएंगे और समाज की सेवा भी कर पाएंगे। जनादर्शन कक्ष की इस पहल से आम नागरिकों को अपनी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल रही है। यह कक्ष न केवल समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि लोगों को अपने अधिकारों और सुविधाओं के प्रति जागरूक भी करता है। इस प्रकार जनादर्शन कक्ष रायपुर कलेक्ट्रेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी ला रहा है। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने जिला पंचायत, जिला अस्पताल और करपात्री स्कूल में अचानक दबिश देकर प्रशासनिक अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण किया है। उन्होंने पाया कि कई कर्मचारी निर्धारित समय के बाद कार्यालय पहुंचे थे, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिला पंचायत में 42 कर्मचारी देर से पहुंचे थे, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कुछ कर्मचारियों ने अपनी गलती स्वीकारते हुए सार्वजनिक रूप से कान पकड़कर क्षमा याचना भी की है। कलेक्टर ने जिला अस्पताल में भी निरीक्षण किया और पाया कि कई कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं थे। उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए सभी संबंधित शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश किए हैं और अस्पताल प्रशासन को निर्देशित किया है कि ड्यूटी में तैनात चिकित्सकों की शिफ्टवार सूची प्रमुखता से प्रदर्शित की जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि समय की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में भी इस प्रकार के आकस्मिक निरीक्षण जारी रहेंगे और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कलेक्टर साहब अपने अस्पताल और जिला निरीक्षण कर रहे हैं और देर से आए और अनुपस्थित कर्मचारियों को फटकार भी लगा रहे हैं और ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। बालोद जिले में लगातार डायरिया और उल्टी दस्त जैसी समस्याएं निकल के आ रही हैं। ताज़ा मामला जुगेरा पंचायत के आश्रित ग्राम रानी तराई का है। पिछले 2 दिन से यहां के ग्रामीण डायरिया की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें 3 ग्रामीणों की हालत ज़्यादा खराब होने के कारण जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। वहीं अब तक 15 से ज़्यादा ग्रामीण दस्त उल्टी से परेशान हैं। मीडिया के माध्यम से खबर मिलने के बाद अब जाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस गाँव में मेडिकल कैंप लगाकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वहीं गाँव के मितानिनों द्वारा भी अब खुले नालियों में दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। वहीं मामले में सरपंच ने बताया कि डायरिया की समस्या है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है और पानी की वजह से ये डायरिया फैला है, जिसके लिए पीएचई विभाग को बताया गया है। आपको बता दें कि इस मामले की जानकारी जब मीडिया लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास पहुंची, तब स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि वो स्वास्थ्य टीम को गाँव भेज रहे हैं। फिलहाल गाँव में डायरिया के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, जैसे ही मुझे जानकारी मिली कि डायरिया के केस आ रहे हैं, मैंने टीम को निर्देशित कर दिया है और तत्काल उन लोग जाके शिविर लगा रहे हैं और ये पता करेंगे कि डायरिया का कारण क्या है। सर, जैसे कि वर्तमान में बरसात है, इस सीजन में लगातार और भी ग्रामीण क्षेत्रों में डायरिया उल्टी दस्त के आ रहे हैं, तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरह अलर्टनेस कर रहा है? देखिए, मुझे ज्वाइन किए 2 ही दिन हुए हैं और आज मैंने सारे बीएमओ और बीपीएम को बुलाया है
इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया जाएगा कि किसी भी जगह ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन टेबलेट की कमी ना हो। जितने भी टंकी है उसको, टंकियां बनी है पेयजल के, उनको पीएचई विभाग के साथ समन्वय कर उसकी सफाई करवाएं। ये सारी चीज़ें मैं निर्देश आज ही प्रसारित कर रहा हूँ। रुक करेंगे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के लातूर जिले के गांव में अंबादास पवार और मुक्ताबाई पवार इस किसान जोड़ी का हल जोतने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ये मुद्दा विरोध पक्ष की ओर से महाराष्ट्र के विधानसभा सदन में भी उठाया गया है। इस वायरल वीडियो में किसान अंबादास पवार खुद को बैल की जगह बांध कर हल खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी मुक्ताबाई पवार पीछे से हल जोतते हुए बुआई करती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर जिले के हड़ोलती गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। इन दोनों किसान पति पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इनको सरकार की ओर से आर्थिक मुआवजा देते हुए इनका कर्ज माफ करने को लेकर विरोधी पक्ष की ओर से विधानसभा सदन में भी ये मुद्दा उठाया गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर जवाब देते हुए सरकार की ओर से किसान को आर्थिक मुआवजा देने का वादा भी सदन में सत्ताधारी नेताओं ने किया है, लेकिन 2 दिन होने के बावजूद अभी भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसी भी तरह की आर्थिक मुआवजा या कर्ज माफी इस किसान को नहीं मिल पाई है। इस किसान जोड़े ने कहा कि हमें 4.5 एकड़ की खेती है जिस पर 40,000 रुपये का कर्ज हमने उठाया है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, इसलिए हम बैल खरीदने की बात तो दूर, भाड़े का बैल भी या ट्रैक्टर लेकर खेत में काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम खुद पति पत्नी, जिसमें पति अंबादास पवार खुद हल को बैल की जगह पर बांधकर हल खींचते हैं, तो उनकी पत्नी मुक्ताबाई पवार खुद बुआई करते हुए हल को जोतती हुई दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में दोनों पति पत्नियों की झलकियां। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें अभी तक हैदराबाद की एक प्राइवेट संस्थान ने लाखों रुपए की कैश और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता दिग्विजय पाटिल, इन्होंने 40,000 रुपए की कैश आर्थिक मदद के तौर पर दी है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन समुदाय पहुंच रहा है। प्रातःकाल से ही बागेश्वर धाम बालाजी भगवान के दर्शन का क्रम जारी है, जिसमें धाम पर बागेश्वर महाराज को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। और बागेश्वर महाराज के 29वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर श्रद्धालु भक्त बागेश्वर महाराज की लंबी उम्र के लिए बागेश्वर बालाजी भगवान के दर्शन कर अर्जी लगा रहे हैं। कई श्रद्धालु भक्तजन हनुमान चालीसा का पाठ कर परिक्रमा, अखंड रामधनु, सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं। जन्मदिन के अवसर पर धाम पर श्रद्धालुओं को शुद्ध घी से बना हुआ भंडारा प्रसाद भी ग्रहण कराया जा रहा है। और सभी मंचीय संस्कृति कार्यक्रम 3 जुलाई को ही धीरेन्द्र शास्त्री ने रद्द कर दिए थे और सामान्य हनुमान चालीसा प्रसाद ग्रहण कर उत्सव मनाने की अपील की थी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।